अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। मैं आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। आज के सियासी मंजरनामे पर नज़र दौड़ाएं तो सूरत हाल बदस्तूर इंतहाई दिलचस्प है। वजह यह है कि खान साहब से उनकी बहन की मुलाकात तो हो गई, लेकिन बाद में जो उनकी टाइमलाइन पे ट्वीट आया उसमें बड़ी जारहाना मिजाज के साथ उन्होंने जिक्र किया, रद्द-ए-अमल दिया और फिर अपनी पार्टी कुछ लोगों को भी उन्होंने मीर जाफ़र, मीर सादिक का, अलामा राजा नासिर अब्बास और अचकज़ई साहब पर एतमाद का इजहार भी किया। क्या इन दोनों शख्सियात के ज़रिए तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म के ज़रिए PTI को मुफ़ाहमत या बातचीत का रास्ता खोल पाएगी? और उसके बाद हमने देखा कि खान साहब के ट्वीट के बाद फैसल वाडा साहब का एक बड़ा ख़तरनाक ट्वीट आया है। उसमें बड़ी सख्त लबो लहजा और ज़ुबान उन्होंने इस्तेमाल की, ऐसी की तैसी जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए और कहा कि बदमाशी का जवाब डबल बदमाशी। मफहूम ये है कि सियासी बात नहीं हो पाएगी खान साहब से, सियासी बात करेंगे तो मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी। लेकिन उनका जो आखिरी जुमला है वो बड़ा मानी खेज है। फैसल वाडा साहब ये कहते हैं कि नोटिफिकेशन करने वालों को कहा था कि ये जल्द आ रहा है, अब इसको रोल करके हलक से निकालने की तैयारी मुकम्मल कर लें। अब ये किसके लिए पैगाम है, मैं समझने से कासिर हूँ। पता हम देखते हैं कि आज तौकीर शाह साहब जो कि प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी हैं और उनकी काबीना में करीबी मुशीर हैं, उनके तवस्सुस से अंसार अब्बासी साहब ने खबर शाया की हुई है कि इख्तलाफात पर मबनी जितनी भी खबरें हैं या ताख़ीर पर मबनी वो जो एक नोटिफिकेशन ज़ेर बहस है वो अफवाहें मुस्तरद उन्होंने की। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अबसार आलम साहब भी इस पर मुखातिब हो चुके, अता तारड़ साहब इसकी तरदीद कर चुके, म्यूनिख में बैठे ख्वाजा साहब ने ट्वीट किया था, एक प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था कि नवाज शरीफ साहब किसी किस्म की रुकावट पैदा नहीं कर रहे। सवाल ये पैदा होता है कि 27 तारीख को एक अहम तरीन ओहदा ख़त्म होता है, उससे पहले आइनी तरमीम आ चुकी है। आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ तो आज 3 दिसंबर है। 7 रोज़ गुजरने के बावजूद भी इंतहाई अहमियत के हामिल मामले में ताख़ीर क्यों बरती जा रही है? इसी वजह से अफवाहें जन्म लीं, इसी वजह से क़यासायों ने जन्म लिया, इसी वजह से वज़रा को वजाहतें देना पड़ी, तरदीदें करना पड़ी और यही वजह है कि फिर ये खबर जो कि मौजूद बहस नहीं बननी चाहिए थी वो मौजूद बहस बनी। इसमें वज़रा की और हुकूमत की अपनी लापरवाही या बेतरतीबी या मैं क्या कहूँ इसके ऊपर, अब मेरे पास लफ्ज़ की अल्फाज की कमी है, वो शामिल हाल है। इसके अलावा कोई दूसरी सूरत मुझे नज़र नहीं आती। फिर हम साथ देखते हैं कि पैरेलल जो मुल्क की इकॉनमी का स्ट्रक्चर है उसके ऊपर खुलेआम गुफ्तगू शुरू हो जाती है, नॉट फ्रॉम द अपोजिशन बट फ्रॉम विद इन द रैंक्स ऑफ द गवर्नमेंट। और उसमें SIFC के सरबराह भी एक बिजनेस काउंसिल की मीटिंग में FBR और टैक्सेशन और सरमायाकारों को दरपेश मसाइल के ऊपर खुलकर बोलते हैं। साथ हम देखते हैं नए सूबों के ऊपर बहुत ज़ोर से बहस हो रही है मीडिया हाउसेस के अंदर, 28वीं तरमीम का बिगल भी बजाया जा रहा है। सो व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग? और एक मौका ऐसा आता है कि अचानक पिछले 24 से 48 घंटों में ये खबर भी हम सुनते हैं कि वज़ीर ख़जाना इज़ इन हॉट वाटर्स। क्या वजह बनती है कि साल डेढ़ बाद हम वज़ीर ख़जाना को उतार देते हैं और इकॉनमी आगे नहीं चलती? तो व्हाट एग्जैक्टली इज़ हैपनिंग, इस सिलसिले में आज बात करने के लिए मैंने ज़हमत दी सीनियर सियासतदान, उन्होंने सिस्टम्स देख रखे हैं, इकॉनमी के मॉडल्स भी, जनाब असद उमर साहब, उनसे हम बात करते हैं। उनका एक ट्वीट भी बड़ा मशहूर है इन दिनों, जब वो खान साहब के दौर में ऐसी एक अपॉइंटमेंट होने जा रही थी तो उनका और शाह साहब का मुकालमा क्या था। असद उमर साहब, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ प्रोग्राम में, आपने वक्त दिया। ये फरमाइएगा कि ये जो मौजूदा मंजरनामा है नोटिफिकेशन के हंगाम, इसमें ताख़ीर वजह बनी है अफवाहों की, हुकूमती वज़रा की तरदीदें वजह बनी है, या हम जैसे सहाफ़ियों का इस मौजू पे बात करना असल जुर्म है? नहीं, देखिए ये हुकूमत का और ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। आपको पता है कि 27वीं तरमीम की बात सबसे पहली दफ़ा मैंने कब सुनी थी? जब 26वीं तरमीम आई ना, तो उसके कोई एक हफ्ते बाद की बात है। हम लोग वहां पर बैठे हुए थे, इस्लामाबाद में एक शादी हो रही थी, तो उधर एक हुकूमती MNA भी वहां मौजूद थे और उन्होंने कहा कि जी हमें कहा गया कि अगले 2 हफ्ते जरा सा मुल्क से बाहर नहीं जाना क्योंकि हो सकता है 27वीं तरमीम भी आ जाए। मतलब उसके ऊपर काम और बातचीत जो है वो 1 साल पहले से चल रही थी। और आखिर में वो तरमीम आती कैसे है कि सेनेट के फ्लोर पे खड़े होके अपने वजीर कानून जनाब आजम नज़ीर तारड़ ये कहते हैं कि ये जरा जल्दी में लिखा गया है तो इसमें कुछ टाइपों की गलतियां रह गई हैं, तो आपको मैं जुबानी बता देता हूं कि इसमें तस्हीह क्या करनी है। तो 1 साल से जिस तरमीम पे काम हो रहा था वो आखिर में इतनी जल्दी से लाई जा रही है कि उसके अंदर जो है वो टाइपिंग भी ठीक नहीं हुई भी।
इसी तरीके से जब आप वो तरमीम ले आए थे, वो तरमीम पास हो गई थी, तो क्या नहीं पता था कि कौन सी तारीखें आगे आ रही हैं, हाँ। किस नोटिफिकेशन की जरूरत है, तो ये पहले से क्यों नहीं तैयार हुआ था? अच्छा चलें, पहले नहीं तैयार हुआ था, अगर वो वक्त आ गया था और अजमल जामी साहब जो हैं अब वो टीवी प्रोग्राम में और वीलॉग में उसका तस्करा कर रहे थे और इस पर बातचीत कर रहे थे, तो आप जरा हुकूमती बयानात तो उसके बाद देखिए ना क्या हो रहा है। एक साहब कह रहे हैं 24 घंटे में आ जाएगा, दूसरे साहब कह रहे हैं जरूरत ही कोई नहीं है, तीसरे साहब कह रहे हैं कि नहीं जरूरत तो है। अब ये तो बिल्कुल ऐसे लगता है कि मैं जैसे कह रहा था ना कि अगर कोई कोशिश भी करता कि कोई ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया जाए, एक ऐसी सूरत हाल पैदा कर दी जाए जिसमें सारे मुल्क के अंदर जो है वो अफरा तफरी और बेचैनी की एक कैफियत पैदा कर दी जाए कि पता नहीं क्या होने वाला है। हो सकता है कुछ भी ना हो, मेरे ख्याल में कोई बहुत बड़ी चीज शायद नहीं होने वाली, बिल्कुल ठीक। लेकिन माहौल ऐसा बना दिया गया है। अब ये मेहनत करके जानबूझ के बनाया गया है या ये नाहली से बन गया है, ये आप बेहतर बता सकते हैं। नहीं, बात आप ठीक करें कि अगले 24-48 घंटों में मामला तो तय पा जाएगा, लेकिन जो ताखीर हुई है उसने मामले कर दिया ना, शुक्क व शुबात को जन्म दिया। और शायद इसीलिए जो आपका ट्वीट एक बड़ा मशहूर है इन दिनों, जब आप की सरकार थी, पीएम साहब और आर्मी चीफ के दरमियान जो DGIC की तकरीर का मामला हुआ था, तो आपने लिखा हुआ है कि उसमें शाह साहब और आप बाहर आ रहे थे, तो शाह साहब ने कहा कि असद जी मामला तो हल हो गया लेकिन दरार तो पड़ गई ना। तो तब आपको एहसास, ये असद साहब ये क्या वाकया क्या था, और क्या आपको शाह साहब के इस जुमले के बाद इदराक हो गया था कि दरार पड़ गई है, और फिर दरार पड़ने की अमली शक्ल आपको कब दिखाई देना शुरू हुई? हाँ, ये अहम सवाल ये है कि कब नजर आना शुरू हुआ। ये जी DGI की अनाउंसमेंट हो गई, ISPR ने अनाउंसमेंट कर दी, प्राइम मिनिस्टर हाउस ने डिनाई कर दिया कि ये तो अथॉरिटी जो है वजीर आजम की है कि DGISI को अपॉइंट करना, और ये तो PM हाउस से आनी चाहिए थी या मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन से आनी चाहिए थी। तो वो स्टेलमेट हो गया, उसके बाद कुछ होते रहे, उसके अंदर शामिल था, और वो मामला जो है वजीर आजम और आर्मी चीफ ने बाहमी तौर पर उसको हल कर दिया। और अब ये हल हो चुका है मामला। वो मीटिंग करके मैं बाहर निकल रहा हूँ, उस मीटिंग में आर्मी चीफ नहीं थे, वो तो अलग से हो चुका था, लेकिन प्राइम मिनिस्टर हाउस में अब हमारी मीटिंग हुई है सीनियर 3-4 लोगों की, और ये मामला हल हो चुका है। लेकिन वहां से जब बाहर निकले थे तो शाहजी मेरी तरफ मुड़े और उन्होंने कहा, असद जी दरार तो पड़ गई है ना। अच्छा, क्या मुझे उसका इदराक था? नहीं, मुझे नहीं था। वो शाहजी जो हैं वो मुझसे बहुत ज्यादा तजुर्बाकार थे, तजुर्बाकार हैं वो, इससे पहले भी इन मामला से गुजर चुके थे, तो उनको इस बात का इदराक बेहतर था। अच्छा, अगर आप सूरत हाल उसकी फौरी बात देखते तो कोई मसला ही नहीं नजर आ रहा था। वही लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जिनकी तकर्री की ISPR ने अनाउंसमेंट की थी, उन्हीं को प्राइम मिनिस्टर ने अपॉइंट कर दिया, तो मामला तो ठीक ही लग रहा था। लेकिन शायद उसके बाद 4-5 महीने बाद की बात है कि अदम एतमाद का वोट आ गया था, और उसके 1 महीने के बाद जो है वो रिजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो कामयाब हो चुका था। तो अब इस्लामाबाद में ये चमगोइयां जो है ये इस नोटिफिकेशन के आने के बाद भी शायद खत्म ना हो, शायद उसके बाद भी चलती रहे, तो मेरे ख्याल में बहुत नुकसान कराया है। और जो भी इसकी हुकूमत में जिसकी जिम्मेदारी बनती थी उसने अपना भी नुकसान कराया है, और जाहिर है जिस इदारे के बारे में नोटिफिकेशन आनी है उनका भी मेरे ख्याल में नुकसान करवाया है। लेकिन इस बीच में PTI को तो उम्मीद से होने की जरूरत नहीं है। नहीं, मेरे ख्याल में वो जो है उसको उसमें अपनी अच्छाई का पहलू जो है, तहरीक इंसाफ को अपनी हिकमत अमली अपनानी चाहिए। जाहिर है सियासी जमात है, जो सूरत हाल पैदा होगी उससे उनके ऊपर भी असर हो सकता है, और इसमें फिर उन्होंने कैसे बेहतर फैसले करने हैं वो तो जरूर करने चाहिए। लेकिन इस खुशफहमी में रहना कि कुछ क्योंकि हो गया है तो खुद ब खुद ही हमारे लिए को भला हो जाएगा, तो वो खुद ब खुद तो नहीं होता। बिल्कुल ठीक, खुद ब खुद नहीं होता। अच्छा, मैं साथ देख रहा हूँ सर कि ये जो ये बड़े दिलचस्प दिन है, जो पिछले 3-4 हफ्ते हैं, ये बड़े मानी खेज़ हैं। इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो पहले शायद हमारे ख्यालात का हिस्सा ज़रूर होते थे, लेकिन हम खुद भी तज्जिए के तौर पर या ख़बर के तौर पर लफ्ज़ देने से कासिर थे। लेकिन अब बरमला उन चीज़ों का इजहार किया जा रहा है। जैसे मैं हवाला दे रहा हूँ, बिज़नेस काउंसिल में SIFC सरबराह मुखातिब हुए, उसके अलावा एक और नशिस्त में मुल्क की कुछ ज़िम्मेदार जो हैं वो शुरका से मिले, वहाँ भी गुफ्तगू हुई। तो वहाँ खुल खिलाकर जो मौजूदा इकॉनमी का मॉडल है, FBR है, टैक्सेशन है, या जो सरमायादारों को लाहक परेशानी है, उनका जिक्र हो रहा है। इट सीम्स कि एज़ इफ़ जो मौजूदा गवर्नेंस का मॉडल है इकॉनमी को देखने का, उसके ऊपर मुक़्तदरा कोई ज़्यादा खुश नहीं है। क्या आपको भी ये तासुर मिल रहा है?
खुश होने वाली कोई चीज नजर नहीं आ रही ना। देखें, मईशत जो है वो चल नहीं रही है, ये तो वाज़े तौर के ऊपर नजर आ रहा है। आपकी जो बड़ी सनतें हैं उनकी पैदावार जो है वो 2025 में उससे कम अगर हो जो 2021 में थी, तो ये तो सनती तबाही है ना। इसी तरीके से सब यही कहते हैं, ये हुकूमत भी यही कहती है, ये वजीर खजाना वजीर आजम भी यही कहते हैं कि जब तक बरामदात नहीं बढ़ेंगी पाकिस्तान जो है अपनी माशी मुश्किलात से नहीं निकल सकता, हम IMF से छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। अगर आपकी बरामदात जो हैं वो 4 साल पहले से भी अब कम नजर आए हैं तो ये तो तबाही है ना। तो जो सबको नजर आ रहा है वो उनको भी नजर आ रहा है। तो पहली बात तो हकीकत यही है कि परेशानी की जरूरत है। और वजीर आजम ने तो आप समझ लें कि एतराफ़ जुर्म ही कर लिया कि आपने ये देखी होगी अनाउंसमेंट, आपकी नज़र से भी गुजरी होगी, आज से कोई हफ्ता 10 दिन पहले की है। उन्होंने 8 कमेटियां बना दी हैं। ठीक। और वो 8 कमेटियां जो हैं उसमें ज़्यादातर प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं और वो तजावीज़ देंगे कि मईशत को कैसे बेहतर करना है। तो अगर वजीर आजम बनने के 3.5 साल के बाद, क्योंकि वो अप्रैल 2022 से वजीर आजम है पाकिस्तान के, 3.5 साल गुजरने के बाद अगर शहबाज शरीफ को आज कमेटियां बनाकर ये पूछना पड़ रहा है कि हमें बताएं मईशत के लिए क्या करना है, तो ये तो इतराफ जुर्म है ना। जैसे मैं कह रहा था, वो तो हार खुद ही मान गए हैं। तो हालात तो ऐसे ही हैं कि कुछ ना कुछ फैसलों में, कुछ ना कुछ पॉलिसीज के अंदर, कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी के अंदर तब्दीली, और कुछ ना कुछ नहीं बल्कि बड़ी तब्दीलियों की ज़रूरत है। बड़ी तब्दीलियों की ज़रूरत है। बड़ी तब्दीली से मुझे याद आया कि ये वज़ीर ख़जाना की जानिब उंगलियां उठती हैं। आप ख़ुद भुगत भी चुके हैं एक ज़माने में। क्या वजह बनती है कि 1.5-2 साल बाद वज़ीर ख़जाना जिन अरमानों के साथ लाया जाता है, अक्सर तो इम्पोर्ट ही किया जाता है, तो वो फिर उसकी बल्ली चढ़ाई दी जाती है? कुर्बानी का आसान बकरा। देखें, वज़ीर ख़जाना जो हैं वो सबसे ज़्यादा अहम चेहरा होते हैं अवाम और मीडिया के सामने मईशत को चलाने के लिए। लेकिन अगर आप तफसील के अंदर जरा जाएंगे कि मईशत को बेहतर करने के लिए क्या करने की जरूरत है, तो उसमें से कुछ चीजें, बड़ी अहम चीजें, ऐसा नहीं है कि वह अहम नहीं है, कुछ बड़ी अहम चीजें, लेकिन कुछ चीजें वजीर खजाना के कंट्रोल में होती हैं और ज्यादातर चीजें ऐसी हैं जो वजीर खजाना के कंट्रोल में नहीं है। मसलन अगर आपने जो एनर्जी सेक्टर है वहां पर जो नुकसानात हो रहे हैं और जो वहां पर रिफॉर्म्स नहीं हो रही, तो वो उसका इख्तियार जो है वो वजीर खजाना के पास नहीं है। तो ओवरऑल जो पूरी मईशत है उसका कंट्रोल तो वजीर आजम के पास ही होता है। और इसीलिए जो इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी भी जो है, जो मईशत की राब्ता कमेटी है काबीना की, जिसको कभी वजीर आजम तो खुद चेयर करते हैं, कभी जो है वो उसको चेयर वजीर खजाना करते हैं, लेकिन वो सिर्फ सिफारिशात दे सकती है, वो फैसले कोई नहीं कर सकती। फैसले तमाम जो हैं वो काबीना के अंदर होते हैं और जाहिर है काबीना को चेयर वजीर आजम करते हैं। तो अगर किसी को क्रेडिट मिलना चाहिए हतमी तौर पर मईशत की बेहतरी का, तो वो भी वजीर आजम है। और अगर मईशत नहीं चल रही है और उसमें बेहतर आपके पास रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो उसकी जिम्मेदारी भी जो है वो वजीर आजम के पास बनती है। वो अमेरिका के सदर हुआ करते थे, बड़ा फेमस उनका स्टेटमेंट है, द बक स्टॉप्स एट माय टेबल। तो ये मईशत का बक जो है इट स्टॉप्स एट द प्राइम मिनिस्टर्स टेबल। अब नाज़रीन को समझाने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा खुश्क और संजीदा मौजू है, आम जो देखने वालों से समझाने के लिए, सरमायादार क्यों भाग रहा है, एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं बढ़ रही हमारी, क्या वजह है? देखिए, आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं, जो कुछ तो IT सर्विसेज की वाहिद एक बेहतर चल रहा है सेक्टर, वो उसमें बेहतरी हमें नजर आ रही है। लेकिन जो मेन जो आपकी एक्सपोर्ट्स होती हैं वो सनती पैदावार होती है, जिसको आप एक्सपोर्ट करते हैं। ज़राअत की तो एक्सपोर्ट ना होने के बराबर होती है। सनत में आपने बिजली महंगी कर दी, आपने गैस महंगी कर दी, आपने टैक्स, इस वक्त दुनिया में जिससे भी आप मुकाबला करते हैं उन सबसे ज्यादा आपने टैक्स लगा दिया, उसके ऊपर सुपर टैक्स लगा दिया। यानी इस वक्त ये सूरत हाल है कि पाकिस्तान जिन ममालिक के साथ मुकाबला करता है उनमें से कई ममालिक से 2 गुना ज्यादा टैक्स अदा कर रहा है। तो बिजली भी आपके पास महंगी है, गैस भी आपके पास महंगी है, मुल्क के निजाम के ऊपर चमगोइयां भी चल रही हैं। ये सूरत हाल है। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त बैनुल अक़वामी सरमायाकारी जो है
वो आज जो हो रही है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में जो हो रहा है वो जो 25 साल पहले होती थी उससे भी कम है। अच्छा, स्टॉक मार्केट में पैसा पिछले 2 साल में आपको पता है 2-2.5 साल के अंदर बेतहाशा पैसा बना है पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट ने, फिर भी फॉरेनर नहीं आया। फिर भी इस 2-2.5 साल के अंदर जितना था भी वो भी फॉरेनर बेचते रहे। तो कुछ तो हो रहा है ना जिसकी वजह से ना आपका मुकामी सरमायाकार जो है वो सरमायाकारी कर रहा है, ना बैनुल अक़वामी इन्वेस्टर जो है वो पाकिस्तान में आ रहा है। और इसका एक और आखिरी पहलू अगर मैं बता दूं कि पाकिस्तान की मईशत का एक जो मजमूई तौर पे पहिया जो चलता है ना वो ज़राअत से चलता है। आधी से ज्यादा आबादी ज़राअत से मुंसलिक है। 2024-25 ये जो पिछला साल अभी खत्म हुआ है ये पाकिस्तान की तारीख का पहला साल था जिसमें 5 बड़ी फसलें जो हैं उनमें मनफी पैदावार का रुझान था। ये कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ। ठीक, किसान बिल्कुल पिस गया है। बीच में सैलाब भी आ गए फिर पैदा होती है तो वो पूरे मईशत पे असर डालती है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। असद मेरे साथ ही रहें, छोटी सी मैं ब्रेक ले रहा हूँ, गुफ्तगू यहीं से आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रखा है जनाब असद उमर साहब ने, उनसे गुफ्तगू हो रही है मुख्तलिफ सियासी, समाजी और इक़्तिसादी मामलात के ऊपर भी। ये कराची का मामला भी है उसके ऊपर भी उनकी मैंने राय लेनी है। असद साहब, ये सुहेल आफरीदी साहब आए CM, फिर मुलाकातें नहीं हो पाती, कल मुलाकात हो गई एक बहन की, उसके बाद खान साहब का बड़ा जारे मिजाज ट्वीट आया और आज फैसल वाडा साहब का रद्द-ए-अमल भी आ गया है। इस सब की आपको क्या समझ आ रही है? क्या मौजूदा जो पॉलिसियाँ PTI की वो कारगर साबित नहीं हो रही आगे बढ़ने के लिए? डेडलॉक की जानिब उन्हें लेके जा रही हैं, डेड एंड की जानिब जा रही हैं, और यहाँ से आगे क्या मंजरनामा देख रहे हैं आप? देखिए, पहले 1-1.5 साल जो है वो तो ये सूरत हाल थी कि आपको पता है मैं बार बार ये कहता था कि मुज़ाकरात के जरिए कोई हल निकालना चाहिए। लेकिन अब तो कई माह से, अब तकरीबन 1 साल होने को है कि तहरीके इंसाफ के साथ तो ना कोई बातचीत कर रहा है, ना उनको कोई पॉलिटिकल स्पेस है। तो अब तो तहरीके इंसाफ के रिएक्शंस जो हैं वो उस सूरत हाल को सामने रखते हुए ही होंगे। तो मुझे अगर आप कहें कयास आराई करने को, तो मेरे ख्याल में तो तहरीके इंसाफ की तरफ से अग्रेशन जो है वो बढ़ता जाएगा और उसके अलावा उनके पास चारा कोई नहीं है। एग्रेशन बढ़ने से मुराद आपकी क्या है? एग्रेशन बढ़ने से मुराद आपकी क्या है? लास्ट रिजॉर्ट तो यही होता है असेंबली से इस्तीफे दिए जाएं। ये तो जाहिर है उन्होंने खुद फैसला करना है कि वो सड़कों पे एहतजाज करेंगे, वो खैबर पख्तूनख्वा का पंजाब से बॉर्डर बंद कर देंगे, असेंबलियों से निकलेंगे, मुझे नहीं पता कि वो क्या करेंगे। लेकिन अब उनके लिए मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा है, इसीलिए अली अमीन जो है उनको भी तब्दील किया गया। सुहेल आफरीदी आए हैं, उन्होंने जो अभी तक बातें की हैं वो तहरीके इंसाफ के जो सपोर्टर हैं, जो वर्कर हैं, उनको पसंद आई हैं वो बातें। लेकिन ये ज्यादा देर की बात नहीं है कि लोगों ने पूछना है कि अच्छा ठीक है आपने बयान तो बड़ा अच्छा दिया, उसके बाद ये बताएं ना कि हुआ क्या, अब आप कर क्या रहे हैं। तो एक डायनामिक है। प्राइम मिनिस्टर की और वजीर आजम की हुकूमतों की जिम्मेदारी होती है। हमने जब असेंबली में पहली दफा गए थे, हमें उस वक्त बताया गया था, उस वक्त हम अपोजिशन में थे, कि हुकूमतों का काम होता है मामलात को ठंडा रखना और अपोजिशन को जो है ना साथ लेके चलना। सो जिम्मेदारी उनकी बनती है। मुझे तो आगे कोई नजर नहीं आता है ऐसा कोई कि बड़ा अच्छा माहौल होगा और बड़ी अफाम तफहीम से काम हो रहा होगा, ऐसा कुछ होता हुआ मुझे नजर नहीं आता। ये मैं दो चीज़ें समझना चाह रहा हूँ आपसे। एक जानिब अली अमीन गंडापुर साहब को आपने उतारा और सुहेल आफरीदी साहब को ले आए, उनका लबो लहजा आपके सामने है, बड़ा अप्रिशिएट किया गया। दूसरी जानिब अब कल ही खान साहब की अपनी जो स्टेटमेंट है, अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास के PTI उनके पीछे चले, वो पॉलिसी बनाएंगे। तो ये दो चीज़ें यानी थ्रू सुहेल आफरीदी और उनकी जो बज़ाहिर एक जारे मिजाज हैं, और दूसरी जानिब अचकज़ई और अल्लामा नासिर अब्बास, इन दोनों में तजाद नहीं है? दोनों अप्रोचेस में हो क्या, हाँ देखिए हो क्या रहा है इस वक्त जो है। एक तरफ जो है वो दबाव बढ़ाने के लिए जो टीम जो है उसके अंदर तब्दीलियां आप देखें कि क्या हो रही हैं। अली अमीन गंडापुर को तब्दील करके सुहेल आफरीदी को लाया गया, पुराना ISF का लड़का। फिर उसके बाद अब पार्लिमानी पार्टी लीडर शाहिद खट्टक, एक और पुराना ISF का लड़का। सो यूथ को जिनमें एग्रेशन है, जो ज्यादा एक्सट्रीम बात भी कर लेंगे और अगर जरूरत पड़े तो एक्सट्रीम ज्यादा स्टेप्स भी ले सकते हैं, उनको लीड दी जा रही है पार्टी के अंदर। एक तरफ तो ये हो रहा है, दूसरी तरफ ये तजर्बाकार लोग हैं, महमूद अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास,
और खान साहब को मेरे ख्याल में, अब मैं स्पेकुलेशन कर रहा हूं, मुझे नहीं पता कि उनके जहन में क्या है, बट मेरे जहन जो मेरा तजिया है वो ये है कि खान साहब ये समझते हैं कि ये लोग जो हैं ये दबाव में नहीं आएंगे और ये मुज़ाकरात जो हैं वो बेहतर तरीके से मुज़ाकरात कर सकेंगे बनिस्बत तहरीक इंसाफ के लीडर्स के, जिनके ऊपर रियासत का दबाव जो है वो ज़्यादा कारगर हो सकता है। इनके अपने बैकग्राउंड की वजह से, चाहे वो कबीला हो या उनकी अपनी पार्टी है, सियासी पार्टी है, उसके अंदर मुज़ाहिमत की ज़्यादा कैपेसिटी है। लेकिन ये दोनों में तजाद नहीं है। सो एक तरफ से दबाव बढ़ाओ और उस दबाव की बुनियाद के ऊपर मुज़ाकरात का दरवाजा खोलने की कोशिश करो, क्योंकि जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, पिछले 8-10 महीने से तो सारे दरवाजे, सब खिड़कियां बंद हैं इस वक्त तहरीक इंसाफ के लिए। अब तो वो कुछ करेंगे तो उनके लिए ये दरवाजा खुलेगा। एक सबसे हटके एक मौजू है जी, कराची में नीपा चुरंगी के करीब आपको पता है कि बच्चा गटर में गिर के जाँ भाग हुआ है और 17 रोज़ गुजर गए हैं जब डंपर वहाँ से गुजरा था और वो गटर का ढकना टूटा था, बच्चा भी डूब गया। उसके बावजूद उन्हें लगा, इदारे एक दूसरे को मौरूद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, कुछ एहलकारों को मुअत्तल किया जा रहा है। ये कराची का कोई वाली वारिस है या नहीं? और ये जो खुदाई हुई पड़ी है और जो बंजर हुआ पड़ा है और जो आए रोज़ 2025 में सिर्फ 20 से 22 लोग गटरों में गिर के जाँ भाग हुए, 24 में 19 अफराद गिर के जाँ भाग हुए। और उस दिन सोशल मीडिया पे जो ट्रेंड कर रही थी जो शय, पीपल्स पार्टी की सोशल मीडिया टीम, वो मुर्जा वहाब के हक में ट्रेंड करवा रहे थे। यानी किसी को कोई एहसास है व्हाट एग्जैक्टली हैज़ गॉन रॉन्ग विद दिस सिटी? सर आपके सवाल का जवाब तो बड़ा आसान है और सादा सा एक लफ्ज़ का जवाब है कि आपने पूछा कि क्या इसका कोई वाली वारिस है, जवाब है नहीं। इस शहर का कोई वाली वारिस नहीं है। और ये शहर कौन सा है? वो शहर है जो पाकिस्तान को चलाने के लिए जो सबसे ज़्यादा, जहाँ से टैक्स इकट्ठा किया जाता है, जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट का शहर है। आपका सियालकोट या फैसलाबाद नहीं है, सबसे बड़ा एक्सपोर्ट का शहर कराची है। सनती शहर है, इतना बड़ा, सबसे ज़्यादा रोज़गार देने वाला शहर है। और उस शहर के अब आप हालात देखें, कोई भी जो लाहौर इस्लामाबाद से जानने वाला आता है वो देख के कहता है यार ये तुम्हारा शहर है कैसा। जब तक कराची के को चलाने के लिए ऐसा आप निज़ाम नहीं लेके आएंगे जहां कराची के अवाम जिसको वोट डालें उसके पास बराह रास्त ये इख्तियार हो और वसाइल हो जिससे वो कराची के मसाइल हल कर सके, मैं इस नतीजे पहुंचा हूं किसी सूरत में कराची का मसला नहीं हल हो सकता। इस वक्त का जो निज़ाम है उसके अंदर जो अवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी की जो ज़रूरियात होती हैं या बुनियादी जो उसकी ज़रूरियात होती हैं वो तमाम के तमाम 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमत के पास है। असद साहब, बहुत मुख्तसर एक छोटा सा सवाल आपकी खिदमत में, अगर आपको मुल्क की मईशत बेहतर करने के लिए किसी मुस्तकबिल के सेटअप में आपको जहमत दी जाए तो क्या आप विलिंग होंगे टू वर्क विद? मुस्तकबिल के सेटअप में मुझे नहीं सर, मेरे से बहुत ज़्यादा काबिल लोग मौजूद हैं, तो मेरी ज़रूरत नहीं है। अच्छे लोग पाकिस्तान में मौजूद हैं। मेरी उम्मीद ये होगी कि जो भी मुस्तकबिल का सेटअप होगा जिसमें पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम किया जाएगा उसकी जड़ें अवाम के अंदर भी होंगी और वो अवामी तायद के साथ काम करेगा। देखें, चाइना की मिसाल दी जाती है। चाइना का कम्युनिस्ट पार्टी अपनी अवाम में जिस दिन जरा सी कोई चीज होती है जिससे अवाम ना खुश हो वो इतनी तेजी से रियासत रिएक्ट करती है जिसकी इंतहा कोई नहीं। वो कम्युनिस्ट सिस्टम भी इसलिए चल रहा है और इतने साल से कामयाब है कि पूरी अवाम की तायद हासिल है उसको। बिल्कुल। तो जो भी हो, अगर ऐसा निज़ाम होगा जो अवामी तायद से चलेगा तो बहुत लोग हैं पाकिस्तान में, काबिल लोग हैं जो मुझसे बहुत बेहतर काम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया असद उमर साहब, आपके कीमती वक्त। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम में एक छोटी सी ब्रेक। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। सियासी मामला पे बात होती रहती है, एहतजाज के ऊपर बात होती रहती है, मईशत के ऊपर बात होती रहती है, अफसरदगी पर मबनी ख़बरें आप तक हम पहुँचाते रहते हैं, उसके ऊपर सियासतदानों के बयानात भी नशर करते रहते हैं। लेकिन कभी कभी कोई ऐसी खबर भी नज़र से गुजरती है जो देखने, सुनने, पढ़ने और जानने के बाद कुछ तबीयत में अच्छा महसूस हो। मिसाल के तौर पर अभी इत्तला मिल रही है आज कि बसंत जो है पंजाब, जो हुस्न था इस खत्ते का, इस इलाके का, रिवायती तौर पर, तारीख़ी तौर पर त्योहारों से जुड़ा हुआ था, उसकी इजाज़त जो है वो बिलाखिर देने पर हामी भर ली है पंजाब सरकार ने। ये याद रहे कि बसंत लाहौर की बहुत बड़ी शनाख्त थी। बसंत का त्यौहार पूरे पंजाब में ज़ोर शोर से रिवायती जोश जज्बे और रंगों से भरपूर हुआ करता था। फिर क्या हुआ?
फिर जारी बात है ये धाती डोर, कातिल डोर जिसका नाम पड़ा, इसकी वजह से कई लोग चाँ भाग हुए, कई गले कटे और फिर इस पर पाबंदी लगना शुरू हो गई। 2006 में और फिर 2007 में और 2024 में एक तरमीमी एक्ट आया तो बंदोबस्त ख़त्म कर दिया गया। इस बीच में कई कोशिशें, कई काविशें होती रहीं उन लोगों की जानिब से जो सकाफ़त और कल्चर को बहाल करना चाहते हैं कि पतंगबाजी मुकम्मल बंद ना करें। अब बिल आखिर एक ऑर्डिनेंस है, पंजाब काइट फ्लाइंग ऑर्डिनेंस 2025, ये जारी हुआ है। अब पतंग उड़ेगी क्या, कैसे उड़ेगी और कातिल डोर कैसे बंद होगी? क्या इस इवेंट से लाहौर के रंग और शहरियों के चेहरे दोबारा खिलेंगे या नहीं खिलेंगे? ये आज हमने इस मौजू का इंतखाब किया। बात करने के लिए मैंने ज़हमत दी है, स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं हमारे और ब्यूरो चीफ सुनो न्यूज़ के जनाब अरसलान रफ़ीक भट्टी साहब, और CM पंजाब की मुआवने ख़ुसूसी हैं मोहतरमा सलमा भट्ट साहिबा। यूजली तो प्राइस कंट्रोल के ऊपर बड़ा एक्टिव हमें दिखाई देती हैं, लेकिन ज़ाहिर बात है मुआवने ख़ुसूसी हैं तो इस मामले से भी उनको ख़बर होगी, उनसे भी हम बात करते हैं। सबसे पहले मैं सलमा साहिबा आपके पास आने से पहले भट्टी साहब, आज आप उस तकरीब में और सिलसिले का हिस्सा भी थे, कैसे उड़ेगी पतंग जामी साहब और ये इजाज़त कैसे मिली? जी जामी साहब, ये बड़ी लंबी कहानी है, 24 साल की। 2001 में ऑर्डिनेंस आया था, इसको काइट फ्लाइंग को बंद किया गया था। और जो कातिल डोर की आपने बात की, मैं उसकी भी तशरीह करूंगा। मामला ये है जी कि 2001 में शहबाज शरीफ साहब ने इसको बंद किया। 24 लोग इसकी भेंट चढ़े तब 2001 में उन्होंने बंद कर दिया। ठीक, उन्होंने कहा जी ये नहीं होगा। ठीक, बिल्कुल ठीक किया। बड़े लोग आए, पिटीशनें आ गई, बड़ा कुछ हुआ। खैर फाइनली वो सुप्रीम कोर्ट तक मामला जा पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने इसको एंडोर्स करते हुए कहा जी कि ये बंद करें इसको, ये खूनी खेल है। ये खेल को खूनी उन्होंने करार दे दिया कि गर्दनें कटती हैं। अब गर्दनें कैसे कटती हैं? चूंकि हमारे यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट था जी कि वो शायद धाती डोर होती है, कुछ और मसला नहीं। इसमें होता यह है कि इसमें धागे होते हैं, जो धागा जो इस्तेमाल होता है जिसके ऊपर मांझा लगता है, वो धाती डोर जो होती है वो होनी चाहिए मैक्सिमम 9 प्लाई की, यानी 9 धागों की होनी चाहिए। वो आपका गला नहीं काटेगी, जिस्म नहीं काटेगी इंसानी, वो नुकसान नहीं पहुंचाएगी। 9 प्लाई की डोर हो तो वो गला नहीं काटेगी जी, किसी सूरत नहीं कटेगा, वो डोर टूट जाएगी। हमारे यहाँ पे 2001 में इस्तेमाल होती रही जी 50 प्लाई की, 80 प्लाई की और 100 प्लाई तक। वो तो बड़ी खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। अब 100 प्लाई तक, 200 प्लाई तक नहीं, अब 300 प्लाई तक डोर आ गई है। अच्छा, ये होती रही। उसके बाद ये होता ये रहा कि कुछ नायलॉन की डोर आती रही है चाइना से, वो भी हुआ है। वो चाइनीज वो बेसिकली वो इसके लिए नहीं थी, वो होती है बुनाई करने के लिए, बांधने के लिए। उसको हमने डोर के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उससे वो टूटती नहीं थी, नायलॉन था, वो टूटता नहीं था, वो गला काट देता था। अब हुआ ये है जी कि बसंत रंग बिरंगी पतंगे, नीली, पीली, ऊदी, हर रंग की पतंग उड़ेगी। उसका एक साइज है 4.5 गिट, यानी ये मेरे 4 हाथ। गिट जो है पंजाबी की टर्म में इसे कहते हैं गिट। हाँ, ये गिट, ये गिट है, हाँ जी। ये 4.5 होंगी ना, उससे बड़ी पतंग नहीं उड़ सकेगी। जब वो पतंग है वो 9 प्लाई की जो डोर है वो 4.5 के साथ उड़ जाएगी, उसके साथ उड़ेगी, उसके साथ वो कटेगा नहीं, लचक नहीं आएगी। और हल्की डोर जब होगी, जामी साहब ये बड़ी टेक्निकल मैंने आज चीजें इसकी निकाली हैं। ये मैं आपको अपने नाजरीन को, देखने वाले आपके प्रोग्राम और सुनो टीवी के खास तौर पे, जो हल्की डोर होती है वो हवा में रहती है, वो नीचे नहीं गिरती। भारी डोर हमेशा भारी चीज आपको पता है नीचे गिरती है। सलमा भट्ट साहब जी प्लीज। अच्छा मोहतरमा, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अब CM साहिबा की अब मुआवने खुसूसी भी हैं, बाजारों में तो हम आपको बड़ा एक्टिव देखते हैं। ये कैसे यकीनी हम बनाएंगे कि डोर जो है वो कातिल ना हो और रंग भी आसमान पे नजर आए, शहरियों के लिए तफरीह का सामान भी मौजूद हो, कैसे मुमकिन होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि ये बड़ा खुशाइंद है कि जो भी हमने पंजाब गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में जो बसंत एक्ट 2025 हम देख रहे हैं, जिसके तवज्जुह से 24-25 साल के बाद जाकर दोबारा बसंत का जो मेला है और जो बसंत का त्यौहार है वो दोबारा रिवाइव हुआ है। और ये क्योंकि यहाँ के जो एक कल्चरल वैल्यू बहुत ज़्यादा है बसंत की, और आपने देखा कि जो 24-25 साल बीच में जो गैप भी आया और गाहे बगाहे पाबंदियाँ हटती रहीं, कभी सेमी पाबंदी रही, कभी हट गई, कभी लग गई, कभी इजाज़त मिल गई थोड़ी बहुत, तो वो सब हमें उसके बावजूद इसको पूरा एलिमिनेट नहीं किया जा सका था। ये क्योंकि लोगों के या कल्चरली बहुत एम्बेडेड है, और कल्चरली तौर पे समझा जाता था कि जैसे जब मौसम सरमा खत्म होता है और मौसम बहार शुरू होता है, तो ये बेसिकली एक फेस्टिविटी है इस खित्ते की, जिसको सिर्फ काइट फ्लाइंग के साथ मंसूब कर दिया गया था, जबकि ये इसके बियॉन्ड भी है। लेकिन लाहौर के हवाले से और पंजाब के हवाले से इसकी खुसूसी अहमियत इस वजह से थी। अगर अजमल आपको याद हो तो आज से 24-25 साल पहले लाहौर के अंदर जब बसंत का फरवरी का महीना होता था, स्टार्ट होता था, तो उसमें यहाँ पे होटल्स
पहले से इतने ज्यादा होटल बुकिंग हो जाती थी, बाहर के बैरून बिल्कुल, मुमालिक से लोग आते थे त्यौहार मनाने के लिए। पूरा अंदरून लाहौर उसकी छतें जो थी वो जो बुकड होती थी, पैक्ड होती थी, और लोग इसको बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे। इवन मीनार पाकिस्तान का जो ग्राउंड था वो भरा होता था, और इसके ऊपर खाने और फेस्टिविटी और एक पूरा रंगारंग मेला होता था। लेकिन वो जो धाती डोर आई जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स हुए, हादसात हुए और अमवात हुई, और जिसकी वजह से इसको एक बैड शेप या बैड नेम के अंदर ये कन्वर्ट हुआ और इसके ऊपर पाबंदियां आई, उसको भी रिवाइव इस तरह से किया गया कि इसके ऊपर हम एक सोचे समझे बहुत स्ट्रेटेजिकली इसको जो है रिवाइव किया गया है, उस कल्चर की बहाली के लिए, उस सकाफत की बहाली के लिए, उन लोगों जो कि यहाँ पे लाखों सैकड़ों और लाखों लोग इसके साथ वाबस्ता हैं और उनकी खुशियां जुड़ी हुई हैं इसके साथ। जिस तरह से हम और बहुत से त्यौहार मनाते हैं, ऐसे एक बसंत त्यौहार यहाँ मनाया जाता है, लेकिन इसको इस तरह से रिवाइव किया जा रहा है कि इसको सेफ भी बनाया जाए, अच्छा, महफूज अंदाज में लेकर आया जाए। अब इसकी जो हम इसके ऊपर पूरी रेगुलेशन होगी, इसके ऊपर जो तब भी हमने, मुझे याद है 2005-6 में एक दफा का वाकया है कि जब हम लोग इस पे बहुत ज्यादा देख रहे थे कि बसंत बंद हुआ तो क्या हुआ कि बसंत के जो डोर बनाने वाले जो कितने लोग हैं वो गिने हुए हैं, चंद हजार लोग हैं जो डोर का कारोबार करते हैं और पतंग का कारोबार करते हैं। उनको जो है रजिस्टर्ड किया जाएगा, उनकी लाइसेंसिंग की जाएगी, और उनको अगर उनके लिए अगर रेगुलेशन लेकर आई जाए कि कौन सी डोर इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन सी धात इस्तेमाल करना बैन है, जुर्म है, और उसके अगेंस्ट पेनल्टी होगी। और उसके साथ साथ जैसे अभी सेक्ट के थ्रू जो है वो एज का भी तयन किया गया कि 18 साल से कम उम्र बच्चे जो हैं वो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, ताकि वो उसको इस तरह से मैम आप जरा साथ रहिएगा। मैं जरा अवामी दिलचस्पी का हामिल एक मौजू है, भट्टी साहब से जरा पूछ लूं। भट्टी साहब खुद भी पतंगबाज रहे हैं एक ज़माने में तो भट्टी साहब ये बताएं कि ये जो 9 प्लाई की डोर का आपने कह दिया कि ये साइज़ होगा उससे आप पतंग उड़ाएं, तो 9 प्लाई की डोर से उड़ने वाली पतंग जो है उससे बो काटा भी होगा या बस पे पतंग ही उड़ानी है? नहीं जामी साहब, उससे बिल्कुल पक्का बो काटा होगा। और इसमें जो ये कहते हैं ना जी कि वो जो गले काटती हैं धाती डोर जो है ना जी, धाती डोर नहीं होती, वो बेसिकली मोटरसाइकिल क्लच की तार होती थी, उसको कुछ लोग जो हैं वो उतार के वो जो पतंगे बो काटा होके फिजा में जाती थी उसको पकड़ने के लिए, जिसको पंजाबी में हम कहते हैं चमोड़ने के लिए, वो चमोड़ने के लिए वो आगे डोर बांधते थे। और उसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि 9 प्लाई की जो डोर है ये अब चलेगी, और इससे ऊपर 4.5 गिट की पतंग होगी, और 1 ता या 1.5 ता जिसको एक वो फिक्स होता है कागज, उससे बड़ा उस साइज जो है उससे बड़ा जो गुड्डा है वो नहीं उड़ सकेगा। छोटे आप जो मर्जी करें। और तीसरी बात इसमें यह है कि इसमें एक बड़ी टेक्निकल मैं आपको बताने लगा हूं बतौर पतंगबाज, वो ये है कि ये जो शीशा माजी में होता था ये मशीन में कूट के आया जाता था, उससे जो शीशे की जो थी ना गुलाई वो हो जाती थी और वो गला और वो हाथ नहीं काटती थी। उसके बाद हुआ ये कि 2001 से पहले 2001, 2, 3, 4 में ये लोगों ने हाथ से कूटना शुरू कर दिया, उससे गड़बड़ होगी, वो शीशे के 3 कोने बन जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आप मेरे साथ है ना भट्टी साहब और सलमा भट्ट साहबा। मैं एक और अहम शख्सियत से बात कर रहा हूँ जो लाहौर के कल्चर, तारीख, सकाफत और यहाँ के ख्वाबों के एक एक्सपर्ट हैं, अपनी उनकी एक शनाख्त है, जनाब मोहसिन भट्टी साहब। भट्टी साहब, पतंगबाजी की इजाज़त मिल रही है मशरूत। अरसलान भट्टी साहब बैठे हैं और मैडम सलमा भट्ट साहिबा हैं, मुआविन खुसूसी CM साहिबा की, उन्होंने गुफ्तगू की है कि जी 9 प्लाई की डोर से पतंग उड़ेगी, 18 साल से कम और बच्चा नहीं उड़ा सकेगा। तो क्या आपको इस इजाज़तनामे के बाद नज़र आ रहा है कि लाहौर में बसंत के रंग नज़र आएंगे, फेस्टिविटी नज़र आएगी, खाबे चलेंगे, माहौल वो आएगा जो हम मिस करते आ रहे हैं बचपन से? जामी साहब, ये तो मुझे नहीं पता कि ऐसा होगा या नहीं होगा, लेकिन मैं ये जरूर समझता हूँ कि होना चाहिए। देखें, ये एक दुनिया अपने इवेंट्स जो है ना बनाती है, बिल्कुल ठीक, दुनिया ऐसे मौके क्रिएट करती है। हमने बना बनाया मौका गवा दिया था अपनी गलतियों की वजह से। उसमें जो कानून पे अमल दरामद ना होने की एक बड़ी वजह थी, उसमें हमारे कोई ऐसे को ख्वाहिशात थी जिसकी वजह से हो गया। लेकिन जिस तरीके से अब आजकल अमल दरामद होना शुरू हो गया है, तो मुझे ये उम्मीद है कि अगर अमल दरामद हो गया कि उस दिन मोटरसाइकिल सवार जो है वो अपनी हिफाजती वायर लगा के निकलेंगे, या डबल सवारी पे पाबंदी उस दिन एक दिन के लिए लगा दी जाए। तो ये इतना बड़ा इवेंट है, यहाँ पे छतें नहीं मिलनी, यहाँ पे लोगों के घर जो है ना उनको उधर जगह नहीं मिलनी, होटल बुक हो जाने हैं, इतनी बड़ी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी कि पूरी दुनिया लाहौर की बसंत का मुकाबला नहीं कर सकती है। यहाँ बहुत बड़ी एक्टिविटी होनी है, बहुत बड़ा रिवाइवल आएगा इकोनॉमी में अगर हमने इसका महफूज इनकाद करवा लिया तो। लेकिन सलमा भट्ट साहिबा, महफूज इनकाद और इजाज़तनामे के साथ
कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसके बहुत मुखालिफ हैं, वो कहते हैं ये तो खूनी खेल है, तो उनसे कैसे निपटेगी हुकूमत जनाब? जी मेरा ख्याल है कि ये एक इसको खूनी खेल कहना तो ज्यादती होगी। और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें खुदा ना खास्ता एक वल्नरेबिलिटी होती है, जिसमें एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि आपने वो सारी चीज़ें बंद कर देनी है। खुदा ना खास्ता हम सड़क पे जा रहे होते हैं, रोड एक्सीडेंट होते हैं, तो उसका मतलब ये तो नहीं कि हमने गाड़ियां बंद कर देनी है। बिल्कुल ठीक। उसका मकसद ये कि हमने रोड एक्सीडेंट को मिनिमाइज कैसे करना है, और हमने उसके लिए जैसे कवानीन लेकर आए जाते हैं, उसके लिए इशारे लगाए जाते हैं, उसके लिए लाइसेंस दिए जाते हैं, उसके लिए एज का तयन किया जाता है, उसके लिए बहुत सारे पैरामीटर्स बनाए जाते हैं। इस तरह और बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर बेसिकली रेगुलेशन का मकसद क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट होता है, लॉ होता है। और ये सारी चीजें जो लेजिस्लेशन की जाती है, ये इसी मकासद के लिए की जाती है कि कुछ जो मुख्तलिफ काम है उनको करने के कुछ कवानीन तयन किया जाए, हदूदों का यूद बनाई जा सकें। और इसी तरह से जो आपने जैसे खुद ही कहा कि ये कंडीशनल है, जो इसका रिवाइवल है और जो इसकी इजाजत मिली है, वो मशरूत है कुछ चीजों के साथ कि अगर इसको हम इसको फेज आउट करें, जैसे इसको पहली दफा एक अच्छा कामयाब तजुर्बा बना के देखा जा रहा है, और इसके अंदर जो ठीक। बिल्कुल जो लोग इसके वायलेशन करेंगे, सही है। इसके कोड ऑफ कंडक्ट की, इसकी रेगुलेशन की और ठीक। नए ऑर्डिनेंस की, उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी। आप देख लें, आप देख सकते हैं आजकल, आज आप ठीक। देखें सड़कों के ऊपर हेलमेट पहनने का रिवाज आज से पहले आपको कभी मिला था? आज आपको उसकी कंप्लायंस मिल रही है कि नहीं मिल रही? मिल रही ना। तो अगर जिस बिल्कुल सूबे ठीक, के अंदर बिल्कुल जिला ठीक। पंजाब जो है मरीम नवाज शरीफ साहिबा, अगर वो लोगों को हेलमेट पहना सकती हैं, अगर जो है वो बाकी और कवानीन की अमलदारी और कवानीन की पासदारी करने के ऊपर जो है अब स्टेट और गवर्नमेंट जो अपनी वो रिट कायम कर सकती है, तो बसंत बिल्कुल खुलनी चाहिए, बिलाशुबा खुलनी चाहिए। ये खुश चलिए, आइंद है, बहुत ये इस हमारे कल्चर के लिए, हमारे बहुत सूबे बहुत के लिए, हमारे शुक्रिया, मुल्क के बहुत लिए, शुक्रिया, बहुत हमारे शुक्रिया, लोगों के बहुत लिए शुक्रिया बहुत मैडम भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया मोहसिन भट्टी साहब, आप भी मुख्तर वक्त के लिए तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया। अरसलान भट्टी साहब, ये बताएं मुझे मुख्तर से कि इससे क्या वो इंडस्ट्री, वो इकॉनमी जो बिल्कुल बंद हो चुकी थी, वो उस तरह से बहाल हो पाएगी जैसे माजी में थी? बिल्कुल होगा जामी साहब, इसमें ही वो डबल हो जाएगी इकोनॉमी। एक तो आपके टूरिस्ट आएंगे, उसके साथ साथ जो है जितनी सख्त SOPs दे रही है गवर्नमेंट उस पर अमल कराएगी। सजाओं की बात की भट्ट साहबा ने, वो मैं उनसे मैं आपको उसको क्लैरिफाई कर दूं कि पहली गलती पर 50,000, दूसरी पर 1 लाख, 3 से 6 माह कैद और उसके बाद 20 लाख रुपया जुर्माना है। अच्छा, सीधी सी बात है, उसमें माफ़ी कोई नहीं है। जिस तरह पीरा फोर्स जाती है तो वो फ़ोन नहीं सुनते किसी का भी, क्योंकि CM साहबा ने बड़ा वाज़ेह अल्फाज में गुज़िश्ता रोज़ कहा है कि जी मुझे कोई फ़ोन आएगा भी तो मैं नहीं सुनूंगी, जो कानून की अमलदारी करेगा वो बिल्कुल मुहिब बहुत वतन शुक्रिया बनेगा। भट्टी साहब। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे मुलाकात कल, तब तक के लिए अल्लाह।